हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है फ्रिक्शन का। तो लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम एक ग्राफ स्टडी करने वाले हैं जो कि मैंने ड्रा किया है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड ये यहाँ से अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है ना। आप इसको लेबल कर ले कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला वाई एक्सिस में ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये वाला क्या है, ये अप्लाइड फोर्स को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात कर ले, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो डायरेक्टली किसके प्रपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। मतलब एफ एस किसके इक्वल होता है, एफ ए के। तो डायरेक्टली प्रपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ हुआ। यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ हुआ। इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद पीक पॉइंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसका म्यू एस सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना। जिसका म्यू एस सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो एफ होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। और जो म्यू एस होता है उसका वैल्यू हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। हमें, हाँ, मुझे पता है कि ज़ीरो से जो म्यू एस होता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन वन से छोटा होता है। वन से छोटा होता है। और म्यू के की भी सेम ही कंडीशन है। म्यू के भी वन से छोटा ही होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। लेकिन म्यू के जो है वो हमेशा छोटा होता है म्यू एस से। इसीलिए जो एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा, जिसमें एन नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। और एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होगा, जिसमें भी एन नॉर्मल रिएक्शन करता है। तो इसमें से म्यू के जो है वो छोटा होगा, म्यू एस बड़ा होगा। इसीलिए ये वाला फोर्स जो है वो बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी यही दिखाना चाहते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर ये ग्राफ काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इससे बड़ा होना चाहिए। इससे जो पीक पॉइंट मिलता है, यहाँ पे जो पीक पॉइंट मिलता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को। ठीक है ना। और फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो चाहे आप कितना भी अप्लाइड फोर्स लगाओ वो चेंज नहीं होता है। अप्लाइड फोर्स तो बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक जो फ्रिक्शन होती है वो सेम ही रहती है। इसमें नो चेंज आती है, कोई चेंज नहीं आती। आप देख सकते हो, आप कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, आप यहाँ से यहाँ तक अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, लेकिन फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आती, फ्रिक्शन सेम ही रहती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक बार अगर बॉडी मोशन में आ गई, प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो जो उस पर वो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और चाहे आप कितना भी फोर्स बढ़ाओ, कितना भी उसको उसकी वेलोसिटी कम करो, चाहे आप उसको रिटार्ड करो, चाहे आप उसको एक्सेलरेट करो, उसमें फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है ना। ये कांस्टेंट ही रहता है और आपको ये याद रखना होगा, ये हमेशा यही होगा, ये कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। ठीक है ना। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं आज के एक्चुअल टॉपिक में, जो क्या है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है वो कुछ लॉज से गवर्न है, और जो वो लॉज है वो यहाँ पे दिए गए हैं। हम उनको पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। देखो, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये सरफेस है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ। तो इसकी वेलोसिटी आगे की ओर हो रही है। मान लो कि अगर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लिया जाए, अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठता है और इसको ऑब्जर्व करता है, तो उसके हिसाब से होगा क्या कि जो ये बॉक्स है ये आगे चलेगा। ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे कर एज्यूम करता है, और ये मैं मानता हूँ कि ये ग्राउंड पे भी बैठा है।
और जब वो उसको ग्राउंड से देख रहा होगा इस बॉक्स को, उसको लग रहा होगा कि ये उसी की ओर आ रहा है। इसीलिए मैंने फ्रिक्शनल फोर्स कहा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। इसके हिसाब से जो इसकी मोशन हो रही होगी वो आगे की ओर होगी, हो रही होगी। इसीलिए वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। मीन्स जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, फोर्स ऑन बॉक्स। किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, या बॉय जो है उसके रेफरेंस के हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा। तो आप देखो जो इसकी वेलोसिटी थी वो इधर की ओर थी, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो इधर की ओर था। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके अपोजिट लगा। और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस का मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पे ये बॉक्स और ये ग्राउंड जो है एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये चीज़, इसको हम कॉन्टैक्ट सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस। आप देखो इस कॉन्टैक्ट सरफेस की टेंजेंशियली नहीं है ये, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियली जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। यही पहला पॉइंट कहता है कि एक तो ये टेंजेंशियली होता है और अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में एक बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट में होता है, ठीक है ना। ओके, द मैग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग टू द अप्लाइड फोर्स टिल द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज रीच्ड एंड द एट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी विल हैव द इम्पेंडिंग मोशन। देखो क्या कह रहा है कि मान लो कि आपके पास वही ब्लॉक है फिर से, ठीक है ना। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इस पे पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है, ये मैंने आपको बोला था। अब मान लो कि आप ये फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाते हो, आप इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करते हो, लेकिन बॉडी फिर से मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पीछे की ओर उतना ही लग रहा है, उतना ही उसने भी खुद को एडजस्ट किया जितना आपने जो है आगे से अपने फोर्स को एडजस्ट किया। जितना आपने इंक्रीज किया फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद उतना इंक्रीज हुआ। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप कितना भी फोर्स बढ़ाओ, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये खुद का मैग्नीट्यूड खुद ही जो है वो चेंज करवाता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। अब आप 12 न्यूटन लगा रहे हो उस पर फोर्स, लेकिन बॉक्स फिर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसने खुद को भी इंक्रीज किया होगा और अब 12 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसकी औकात ही ख़त्म होती है, मतलब आप 15 न्यूटन आप फोर्स लगाओगे, लेकिन जो बॉडी है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें आप इतनी क्षमता नहीं है, वो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पे मान लो कि एक बॉडी जो है जब उस पर 15 न्यूटन फोर्स लगाओगे, अब उसमें क्षमता नहीं है कि वो उसको हैंडल कर ले। इसीलिए उसमें होता क्या है कि मान लो कि ये अब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आ गई, वर्ज पे है, वर्ज ऑफ मोशन पे है। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब है कि आप अगर थोड़ा सा फोर्स पे लगाओगे तो ये मोशन में आ जाएगी, ठीक है ना। इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यही पॉइंट नंबर सेकंड कहना चाहते हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बॉक्स को रखता हूँ, अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ आगे की ओर, ठीक है ना, फोर्स लगा रहा हूँ आगे की ओर, तो होगा क्या कि मान लो ये मोशन में आ जाता है, या मान लो कि ये वर्ज पे है, वर्ज ऑफ मोशन पे है, वर्ज पे है, या सिंपली मोशन में आ जाता है। इन दोनों केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगेगा, जो इधर की ओर लगेगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
जो फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन सरफेस के बीच जो कि कांटेक्ट में है। आपको पता ही है, मान लो कि अगर इसका मास m है तो इस पे नीचे की ओर क्या फोर्स लगेगी, mg लगेगी, और ऊपर की ओर क्या लगेगी, नॉर्मल लगेगी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल मान लो mg के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, mg के इक्वल आ जाएगी। और फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये सिंबल है, अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एक आता है म्यू। या तो म्यू म्यू एस हो सकता है, या तो म्यू म्यू के हो सकता है। और म्यू एस कब होता है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, और म्यू के कब होगा, जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आ जाती है म्यू एस इंटू एन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आ जाती है म्यू के इंटू एन, ठीक है ना, म्यू के इंटू एन। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, यही ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है। अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब कहता है कि पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फॉर ए बॉडी इन मोशन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप्ड इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ये तो पता ही है, क्योंकि अगर हम बात कर ले, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पहले इरेज करते हैं। अगर हम बात कर ले, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो कि काइनेट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, जो कि स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो होती है म्यू के इंटू एन। और म्यू के और म्यू एस में सबसे बड़ा कौन होता है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होता है, और ये वाला क्या होता है, ये वाला छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो नॉर्मल रिएक्शन वो तो दोनों में सेम ही है, और म्यू की जो है वो छोटा है, म्यू एस बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर म्यू एस बड़ा है तो ये तो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, तो एफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो छोटा होगा दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, ठीक है ना। एफ एस ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यही पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो उस पर लगेगी वो लेस होगी दैन जो उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड द मटेरियल इन कांटेक्ट। जो म्यू है ना, म्यू ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, ठीक है ना। ये पहले ही आपको दिया जाता है, आप जो है इसको नहीं निकाल सकते, ये आपको दिया जाता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है इसका, ये एक्सपेरिमेंट करके इनका वैल्यू निकाला जाता है। और जो ये म्यू है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये मतलब जो मटेरियल है उसका सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है, कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, मतलब जो जहाँ पे दो चीज़ें मिली है, ठीक है ना, जहाँ पे वो कांटेक्ट में आ गई है, उनके उनका जो सरफेस है वो कैसा है, वहाँ पे जो रफनेस है वो कैसी है, एंड मनी थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखनी होगी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड द मटेरियल जो कि कांटेक्ट में होता है। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। देखो, सबसे पहले तो एक ओल्ड कंसेप्ट आया था, ठीक है ना, ओल्ड कंसेप्ट फ्रिक्शन का आया था, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। ओल्ड कंसेप्ट आया था फ्रिक्शन का, ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता था, ओल्ड कंसेप्ट ये कहता था कि जो जितनी रफनेस होगी सरफेस की, जितनी सरफेस की रफनेस होगी उतनी ही आपको जो है फोर्स लगाना होगा, ताकि आप जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ब्रेक कर पाओ। क्योंकि जो पुराना कंसेप्ट था वो यही कहता था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअल में इन्हीं जो ये इंटरलॉकिंग हुई है इन दो के बीच, इन दो सरफेसेस के बीच, इन्हीं की वजह से इनके बीच जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितनी इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, जितना कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा होगा, मोर इज़ द कॉन्टैक्ट सरफेस, मोर इज़ द कॉन्टैक्ट सरफेस, और उतना ही क्या होगा, उतनी ही इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है ना। जितनी इंटरलॉकिंग होगी उतनी ही फ्रिक्शन होगी, उतनी ही फ्रिक्शन होगी। लेकिन
जब आगे फिर वक्त चलता गया तो इस कंसेप्ट को जो है इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करा गया और एक न्यू कंसेप्ट आया। न्यू कंसेप्ट ने क्या कहा, न्यू कंसेप्ट ने कहा कि एक्चुअल में जो सरफेस एरिया है उस पर फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। फ्रिक्शन का वैल्यू उस पर डिपेंड ही नहीं करता। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो कि वुड है और ये मान लो कि ये आयरन है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो खुद के एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसमें भी अपने कुछ पार्टिकल्स होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इनके बीच जो है वो इंटरेक्शन हो जाते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच जो है वो इंटरेक्शन होती है और उन इंटरेक्शन की वजह से होता क्या है कि इनके बीच जो फ्रिक्शन है वो पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था न्यू कंसेप्ट, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो लिखा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है अपन द रफनेस, बट वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट देखा गया था। अब सेवंथ पॉइंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी। देखो, ये एक्चुअल में अगर प्रिसाइजली बात करी जाए तो ये किस फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू के इंटू एन होता है और इसके वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब एट्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल जो है वो आप याद रख सकते हो कि इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट a motion than to मेंटेन इट, ठीक है ना। अगर एक मोशन आपको स्टार्ट करनी होगी तो वो इजी होगी देन टू मेंटेन इट, सॉरी वो डिफ़िकल्ट होगी देन टू मेंटेन इट, ठीक है ना। ओके, ये मैंने पहले लेक्चर में सब डिस्कस करा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। जो ये वैल्यू है मतलब म्यू जो है वो 25% स्मॉलर हो सकता है जनरल में, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। आप सिंपल याद रखो कि जो म्यू के होता है वो हमेशा छोटा होता है म्यू एस से, बस दैट इज़ द फाइनल थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आप कुछ वैल्यूज़ देखते हैं जो कि आपको याद नहीं रखता है, बट देख लो, ठीक है ना। देखने में क्या जाता है, देखो, अगर मेटल मेटल पे होगा मतलब एक कॉन्टैक्ट सरफेस मेटल है और उस पे जो ब्लॉक रखा गया है वो भी मेटल का ही है, या कुछ भी चीज़ रखा हो वो भी मेटल का ही है, तो उनके भी जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फॉर ड्राई सरफेस होता है, ठीक है ना। ड्राई सरफेस के लिए जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है वो 0.15 से 0.60 तक होता है। अब अगर मेटल वुड पे होगा, अगर ये वुड होगा और ये वाला मेटल होगा, तो उसका वैल्यू आप देख सकते हो 0.20 से 0.60 तक। मेटल ऑन स्टोन 0.30 0.70 तक। लेदर पे 0.30 टू 0.60। मेटल ऑन वुड 0.25 टू 0.50। लेदर पे ये वैल्यू, स्टोन पे ये वैल्यू, अर्थ ऑन अर्थ पे ये वैल्यू, और रबर ऑन कंक्रीट पे ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। ये आपको याद नहीं रखना है बट देख लो, ठीक है ना, देखने में क्या जाता है। अब हमें पढ़ना है फ्रिक्शनल एंगल्स। क्या पढ़ना है? फ्रिक्शनल एंगल्स। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, फ्रिक्शनल एंगल जो है यहाँ पे हमें दो एंगल पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे तो हमें दो एंगल पढ़ने पड़ते हैं, एक तो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? एक्चुअल में अगर मैथमेटिकली देखा जाए, अगर मैथमेटिकली बात करी जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू म्यू ही आ जाता है एक्चुअल में, ठीक। बट एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो हमें स्टडी करना है डिटेल में। तो कंसेप्ट ये है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कंसेप्ट ये है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मान लो कि आपके पास एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है ना, आपकी ग्राउंड है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है और कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, इनके बीच आपको पता ही है ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब होगा क्या कि इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ओके। आगे की ओर मान लो कि आप फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन का,
पीछे की ओर क्या लगेगी, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगी और मान लो कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन या ये मान लो कि यहाँ पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं देखते, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वर्ज ऑफ मोशन पे होती है, यहाँ पे मान लो कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रहा है। अब देख लो कि जो अब यहाँ पे देख लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स आता है। क्या मैं रिजल्टेंट इन दो का निकाल सकता हूँ, वो कहीं बीच में से होगा? हाँ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। तो जो कांटेक्ट फोर्स जो दो है, इन दोनों का बीच में से रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के नहीं बल्कि इनका जो ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है, इसलिए कांटेक्ट फोर्सेस का मैंने रिजल्टेंट निकाला, ठीक है ना। इसको मैं आर लिखता हूँ, आर, या इसको जो जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम कहते हैं कि सर ये क्या होता है, ये कांटेक्ट सर कांटेक्ट फोर्स होता है, सी। अब देख लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कांटेक्ट सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, हाँ ऑब्वियसली बना रहा होगा, मान लो कि वो थीटा बना रहा है, थीटा, और ये वाला कितना होगा, ये होगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90। ओके, अब जो ये थीटा है, क्या मैं पैरेलल शिफ्टिंग आपने पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा, क्या मैं इस फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्या मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। तो इसको हम लिखेंगे एफ मैक्स, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है। अब यहाँ से क्या देख लो, इस ट्रायंगल में से अगर इसको ए लिखते हो, इसको यहाँ पे बी लिखते हो और इसको सी लिखते हो, तो ए बी सी ट्रायंगल में देख लो, ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप टैन थीटा निकालते हो तो टैन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब एफ मैक्स, और बेस, बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ से आपको पता ही होगा कि जो एफ मैक्स होता है, एफ मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, ऑब्वियसली म्यू एस इंटू एन, और नीचे से एन। अब एन से एन काट ही होगा, हाँ ऑब्वियसली काट होगा, तो टेन थीटा जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू एस। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू म्यू एस आ जाता है, और ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाती है जो कि आपको याद रखनी होगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आपसे कोई कहे तो ये क्या होता है, इट इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि जो ये वाला एंगल है, ये हमें देखना है नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उनके बीच जो एंगल होता है उसी का टेन थीटा हमें निकालना है। एंड वहाँ पे हमें जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल जाता है, वही थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। ये वाला जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वाला है। अब इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज पे जाते हैं। एक्चुअल में जो एंगल ऑफ रिपोज है वो भी सेम ही है, बट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था और वो इंक्लाइनड प्लेन पे है। एंगल ऑफ रिपोज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंक्लाइनड प्लेन है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल होगा, मान लो कि उस एंगल को हम थीटा कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए भी रिप्रेजेंट किया है, बट थोड़ा सा वो छोटा है, ये वाला थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, ये थीटा है, इसको मैं थीटा लिखता हूँ, ये थीटा है। ओके, अब होगा क्या कि यहाँ से, एक सेकेंड, ये एंगल थीटा है, पहले अच्छी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पहले इरेज करते हैं, एक सेकेंड, वाइट कलर, वाइट कलर, हाँ इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसका कोई यहाँ पे मकसद नहीं है, ठीक है ना। पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, आपको अच्छे से समझ आएगा।
देखो, सबसे पहले जो ये ब्लॉक यहाँ पे है, सबसे पहले इस पे हम देख सकते हैं कि ये एक इंक्लाइनड प्लेन पे है, ठीक है ना, इंक्लाइनड प्लेन पे है। अब होगा क्या कि सर इसमें नीचे की ओर एम जी लगता है, वो हमें पता ही नीचे की ओर क्या लगता है, एम जी लगता है। और हमने माना कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो है अगर ये वाला एंगल देखा जाए ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर एम जी का ये वाला कंपोनेंट देखा जाए और ये वाला कंपोनेंट देखा जाए तो ये वाला आ जाता है एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये वाला है एम जी कॉस थीटा। और वो वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन का नेगलेक्ट ही कर लो, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। आप इस डायरेक्शन को नेगलेक्ट ही कर लो, इस डायरेक्शन को नेगलेक्ट ही कर लो आप लोग, इस डायरेक्शन को। बस आप देखो ये वाला डायरेक्शन, आप देखो जिसको मैं अब रिप्रेजेंट करूँगा ग्रीन से, आप ये वाला डायरेक्शन देख लो, इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एम जी साइन थीटा लग रहा है, मीनस ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। एम जी साइन थीटा का पर्पज़ क्या है कि ये इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा। अब जो ये ब्लॉक है इस पे बाहर से फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर को रखता हूँ, ठीक है ना, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की ओर लगना चाहिए, ठीक है ना, वो पीछे की ओर लगना चाहिए, क्योंकि एफ लिमिटिंग है, एफ लिमिटिंग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अभी मोशन में नहीं आ रही बट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा और आगे की ओर एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। अब देखो कि जो नॉर्मल रिएक्शन और एफ लिमिटिंग है ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। अब इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट देखा जाए वो कहीं बीच में से होगा, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ से होगा। अब अगर फिर से इस एफ लिमिट को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हो जो कि यहाँ पे था, अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो। नॉर्मल रिएक्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ सॉरी एफ लिमिट को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर लूँ तो वो कुछ ऐसा आएगा। वेट सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिएगा आप। ओके, अब एफ लिमिट को पैरेलल शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लाया, ये क्या है, ये एफ लिमिटिंग है, ठीक, एफ लिमिटिंग, वेट, एफ लिमिटिंग। अब अगर ये थीटा था, अगर ये थीटा था और ये भी थीटा था, ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब यहाँ से टेन थीटा अगर देखते हो, अगर तुम यहाँ से टेन थीटा देखते हो, अगर तुम यहाँ से टेन थीटा देखते हो इस पे से भी, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर एफ लिमिटिंग अपन बेस, बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। एफ लिमिटिंग को अगर मैं सिंपली लिख लूँ म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो एन से एन कट हो जाएगा और टेन थीटा फिर से क्या आ जाएगा, या आप लिख सकते हो कि थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है ना। और म्यू कौन सा वाला, म्यू एस वाला, स्टैटिक वाला, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ रिपोज भी हमें हमारा कवर हुआ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कवर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब काज ऑफ फ्रिक्शन ये हमें डिटेल में नहीं पढ़, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि जो फ्रिक्शन है उसके दो हमें कंसेप्ट पढ़ने, एक तो है ओल्ड कंसेप्ट और एक तो है न्यू कंसेप्ट, ठीक है ना। ये हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारा कोई टॉपिक अगर रह गया हो तो ये हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होगी। अगर आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहती हो तो डू लाइक एंड कमेंट डाउन और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।